नमस्ते और आपका स्वागत है। कंटेंट का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। उस मंगलवार सुलिवन घर कुछ जल्दी आ गया था। ये एक आम सी रात लग रही थी, उन रातों में से एक जहां सब कुछ एक जानी पहचानी फिल्म की तरह चलता है। बच्चों के साथ डिनर, एक शॉवर, थोड़ा टीवी और फिर सोने से पहले पति पत्नी अपने दिन के बारे में बात करने बैठते हैं। लेकिन उस रात कुछ अलग था। वो इसे हवा में महसूस कर सकता था। मेरेडिथ चुप थी, आम दिनों से कहीं ज्यादा चुप। उसकी आंखें कमरे में ऐसे भटक रही थीं, जैसे वो दीवारों के हर कोने में हिम्मत तलाश रही हो। जब वो शीशे के सामने अपने बाल बना रही थी, तो उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था, जैसे किसी ने उसके कंधों पर कोई भारी बोझ रख दिया हो। और ये काम के किसी मुश्किल दिन का बोझ नहीं था। ये एक अलग तरह की खामोशी थी। वो खामोशी जो किसी बड़े तूफान से ठीक पहले आती है। सुलिवन बिस्तर के पास वाली आराम कुर्सी पर बैठा उसे बिना कुछ कहे देख रहा था। उसे वो हमेशा से खूबसूरत लगती थी, अपने सबसे सादे दिनों में भी। लेकिन जिस तरह वो उसकी नजरों से बच रही थी, उसमें कुछ ऐसा था जिसने उसे हैरान कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, मेरेडिथ धीरे से मुड़ी और बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये वाक्य कमरे में एक पत्थर की तरह गिरा। उसकी आवाज सधी हुई थी, जैसे उसने दिन भर अपने मन में इसकी तैयारी की हो। सुलिवन ने एक गहरी सांस ली। उसे किसी गंभीर बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि जब कोई इस तरह बात शुरू करता है, तो वो शायद ही कोई अच्छी खबर होती है। उसने बस सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि वो अपनी बात जारी रखे। और फिर वो बोली। उसने बताया कि ग्राहम शहर वापस आ गया है। एक पल के लिए सुलिवन को लगा कि उसने गलत सुना है। ग्राहम फॉस्टर, ये कोई आम नाम नहीं था। वो उसका पूर्व मंगेतर था। वो शख्स जिससे एक दशक पहले मेरेडिथ की शादी लगभग हो ही गई थी। वो आदमी जो उन बेटियों का पिता बनने वाला था, जो बगल के कमरे में सो रही थीं। वो अतीत का एक भूत था, जिसे दफना दिया गया माना जाता था। और अचानक वो वापस आ गया था, जिंदा और यहीं, इसी वर्तमान में मौजूद। सुलिवन ने अपना संयम बनाए रखा। वो हमेशा से तर्कसंगत इंसान था। वो चिल्लाने या तमाशा करने वालों में से नहीं था। इसीलिए उसने बस पूछा, और तभी मेरेडिथ ने बताया कि ग्राहम उसी की कंपनी में काम कर रहा है, उसी फ्लोर पर, वही लिफ्ट, कभी कभी साथ में लंच, हॉल में बातें, कैफेटेरिया में हंसी। उसने एक एक करके सारी बातें ऐसे बताईं, जैसे कोई धीमी गति में पानी डाल रहा हो, असर को कम करने की कोशिश में। लेकिन गिलास पहले ही छलक चुका था। सुलिवन अपनी मुट्ठियां भींचे सुनता रहा। अंदर ही अंदर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही थी। बाहर से उसके शरीर पर कोई शिकन नहीं थी। वो बस एक ऐसा आदमी था जिसे बिना एहसास हुए एक भावनात्मक बारूदी सुरंग के मैदान में धकेल दिया गया था। मेरेडिथ का हर नया शब्द एक और विस्फोटक पर कदम रखने जैसा महसूस हो रहा था। उसने कहा कि उसने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो जानती थी कि सुलिवन असहज होगा। और सच तो यह है कि वो खुद भी अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी। सुलिवन ने सीधे मुद्दे पर आकर पूछा, क्या तुम दोनों काम के बाहर एक साथ गए? मेरेडिथ हिचकिचाई, बस एक पल के लिए। लेकिन उस एक पल में ही सुलिवन को जवाब पता चल गया था। जब उसने हां में जवाब दिया कि वे कुछ बार लंच पर गए हैं, तो सुलिवन ने बस नीचे देखा। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। सच्चाई उन दोनों के बीच एक बर्फीली दीवार की तरह जम गई थी। जो बात मेरेडिथ नहीं जानती थी, या शायद जानती थी और नजरअंदाज कर रही थी, वो ये थी कि सुलिवन के पास
पहले से ही कुछ जानकारी थी। उसकी असिस्टेंट टेसा, जो उसके प्रति बेहद वफादार थी, ने कुछ गड़बड़ महसूस की थी। मेरेडिथ का देर से घर आना, लंबे लंच ब्रेक, कुछ ऐसी बातें जो टेसा के मुताबिक नहीं होनी चाहिए थीं। टेसा ने ये बातें मेरेडिथ पर उंगली उठाने के लिए नहीं, बल्कि सुलिवन की सुरक्षा की भावना से बताई थीं। उसने एक ऐसे भले आदमी को देखा था जिसे आगाह करना जरूरी था, और अब अपनी ही पत्नी से पुष्टि मिलने के बाद सारी कड़ियां जुड़ गईं। शक यकीन में बदल गया। सुलिवन के मुंह में एक कड़वा स्वाद घुल गया। ये अविश्वास का स्वाद था, कुछ ऐसा जो उन दोनों के बीच पहले कभी नहीं था। मेरेडिथ बोलती रही, ना समझाई जा सकने वाली बातों को समझाने की कोशिश करती रही। इसमें कुछ भी नहीं था, या ये बस एक मासूम सा लंच था, जैसे अधूरे वाक्यों से खुद को सही ठहराती रही। लेकिन नुकसान हो चुका था। एक बार जब भरोसा टूट जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एक बड़े भूकंप से हुआ या एक हल्के झटके से। दरार वहां होती है, साफ दिखाई देती है, और उसे मेरेडिथ की आंखों में वही दिख रहा था, एक बेचैनी का अक्स, जो भले ही छोटा हो, पर उन दोनों की बनाई हर चीज को खतरे में डाल सकता था। सुलिवन धीरे धीरे आराम कुर्सी से उठा, बेडरूम की खिड़की के पास गया और कुछ सेकंड के लिए अंधेरी सड़क को देखता रहा। बाहर दुनिया शांत लग रही थी। खड़ी गाड़ियां, फुटपाथ को रोशन करती स्ट्रीट लाइट्स, रात की हल्की हवा जो पेड़ों के पत्तों में सरसराहट पैदा कर रही थी। लेकिन उस घर के अंदर कुछ बहुत जरूरी टूट गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, उसने कोई आरोप नहीं लगाया, उसने उसे परखा नहीं। वो बस उसकी ओर मुड़ा और धीरे से कहा, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। और फिर खामोशी, वो असहज खामोशी जो अनकही बातों से भरी हुई थी। कमरा भारी महसूस हो रहा था, और अगले शब्द बहुत अहम होने वाले थे, क्योंकि उस पल सिर्फ ग्राहम ही वापस नहीं आया था। ये उस चीज का भूत भी था जिसके बारे में मेरेडिथ सोचती थी कि वो उसे पीछे छोड़ आई है। और अब अचानक ये उन दोनों के पिछले 12 सालों में बनाई हर चीज की मजबूती को परखने के लिए सामने आ खड़ा हुआ था। और सबसे बुरी बात, ये एहसास कि ये तो बस शुरुआत थी। मेरेडिथ वहीं बिस्तर के किनारे बैठी रही, फर्श को ऐसे घूर रही थी जैसे उसमें कोई जवाब छिपा हो। उसके कंधे झुके हुए थे, और वो घबराहट में अपनी उंगलियां चादर पर फेर रही थी, कपड़े की छोटी छोटी सिलवटों को खींच रही थी, जैसे वो अपने शब्दों से पैदा हुई उथल पुथल को समेटने की कोशिश कर रही हो। बेडरूम, जो कभी शांति और अपनेपन की जगह हुआ करता था, अब छोटा और घुटन भरा महसूस हो रहा था। वहां रखी हर चीज, उनकी पिछली पारिवारिक यात्रा की तस्वीर, उसकी मेज पर रखी किताब, वो तकिया जिसे सुलिवन करवट लेकर सोते समय इस्तेमाल करता था, अचानक भारी लगने लगी, जैसे हर चीज की अपनी एक नजर हो, एक खामोश फैसला। वो जानती थी कि उसने एक सीमा लांघ दी है। ये अभी तक फिल्मों में दिखाए जाने वाले धोखे जैसा नहीं था, लेकिन ये कुछ ज्यादा कपटी था। ये अनसुलझी भावनाओं का, अधूरे सवालों का, उन जज्बातों का धोखा था जिन्हें बहुत पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन जो किसी तरह अब भी उसके अंदर जिंदा थे। सुलिवन की सधी हुई प्रतिक्रिया सुनकर, जिस तरह उसने अपनी आवाज को नियंत्रित किया, जिस तरह उसने सीधे उसे देखने के बजाय अंधेरी सड़क को देखना चुना, वो उसके चिल्लाने से ज्यादा तकलीफ देह था। उसकी शांति एक गहरी निराशा का प्रतिबिंब थी, और वो ये जानती थी। खामोशी कुछ मिनटों तक छाई रही। फिर मेरेडिथ ने एक सवाल पूछा जो बिना सोचे समझे उसके मुंह से निकल गया।
क्या तुम कभी अपने अतीत के किसी इंसान से दोबारा मिलना नहीं चाहते? सवाल बस वहीं हवा में तैरता रहा, लेकिन सुलिवन ने जवाब नहीं दिया, और उस जवाब की कमी ने किसी भी शब्द से ज्यादा कह दिया। उस पल, अपने विचारों के साथ अकेली, मेरेडिथ अपने दिल की उलझनों में गहरी उतर गई। ग्राहम के बारे में कुछ ऐसा था जिसे वो कभी सच में दफना नहीं पाई थी। उन्होंने जवानी में एक दूसरे से प्यार किया था, उस तरह का प्यार जिसका कोई मतलब तो नहीं होता, पर जो बड़ी शिद्दत से जलता है। उन्होंने योजनाएं बनाई थीं, उन बच्चों के नाम चुने थे जो कभी पैदा नहीं हुए, और बरसात के दिनों में कंबलों के नीचे वादे किए थे। लेकिन ये सब अचानक खत्म हो गया। ग्राहम ने दूसरे राज्य में नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, और जब मेरेडिथ ने उसे रुकने के लिए कहा, तो वो हिचकिचाया। मेरेडिथ ने इसे प्यार की कमी माना और फैसला किया कि अब आगे बढ़ना बेकार है। ये दर्दनाक था, लेकिन वो आगे बढ़ गई। और फिर उसकी जिंदगी में सुलिवन आया। दयालु, स्थिर, भरोसेमंद। उसने कोई बड़े वादे नहीं किए। वो ग्राहम जितना जोशीला नहीं था, लेकिन वो ठोस था, और जिंदगी के उस मोड़ पर उसे इसी की जरूरत थी। समय के साथ उसे सुलिवन से प्यार हो गया। ये पहली नजर वाला जुनून नहीं था, लेकिन ये प्यार था। एक ऐसा प्यार जो धीरे धीरे दिन ब दिन बना था। मेरेडिथ ने अपने चुनाव पर कभी पछतावा नहीं किया। कम से कम वो यही मानती थी, जब तक कि ग्राहम उन्हीं नीली आंखों और उस टेढ़ी मुस्कान के साथ दोबारा सामने नहीं आ गया, जो जवानी में उसे घबराहट में हंसा देती थी। ग्राहम के साथ उन शुरुआती लंच के दौरान वो खुद को यही कहती रही कि ये सिर्फ जिज्ञासा है। दो वयस्कों के बीच एक मुलाकात जिन्होंने अपनी कहानी अधूरी छोड़ दी थी। वो जवाब चाहती थी, ये जानना चाहती थी कि जब वो गया तो उसे कैसा लगा। क्या उसने सच में उससे प्यार किया था? क्या उसने उसके बारे में सोचा था? क्या उसने सोचा था कि अगर वे साथ रहते तो उनकी जिंदगी कैसी होती? शुरुआत में उनकी बातें हल्की फुल्की थीं, फिर वे गहरी होती गईं। ग्राहम ने ऐसे सवाल पूछे जिन्होंने उसे चौंका दिया। उसने पूछा कि क्या वो खरुश है? क्या वो अब भी पहले की तरह कविताएं लिखती है? क्या उसे अब भी रविवार की सुबह घर में नंगे पैर घूमना पसंद है? और यहीं पर मेरेडिथ भटक गई, क्योंकि सुलिवन अब इस तरह के सवाल नहीं पूछता था। जिंदगी, दिनचर्या, बच्चे, बिल, जमा हुई थकान ने उन नाजुक सवालों की जगह ले ली थी। वो जानती थी कि ये सुलिवन की गलती नहीं है, ये बस जिंदगी थी। लेकिन जब ग्राहम ने उस पुराने अंदाज में बात करनी शुरू की, तो उसे लगा जैसे किसी ने उसे अरसे बाद वैसे देखा हो जैसे वो है, और इस बात ने उसे बहुत उलझन में डाल दिया। वो धोखा नहीं देना चाहती थी। उसे ग्राहम से प्यार नहीं था, कम से कम वो खुद से यही कहती रही। लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था, उसका एक हिस्सा जिसे उसने कभी खोजने की हिम्मत नहीं की थी। और अब वो एक भावनात्मक आईने का सामना कर रही थी, जो ग्राहम उसके सामने पकड़े हुए था। और उसे आईने में जो दिख रहा था, वो पसंद नहीं आ रहा था। वो एक शादीशुदा औरत थी, दो बेटियों की माँ, एक सुंदर घर, और एक वफादार, मेहनती पति के साथ। लेकिन वो एक ख्याल के साथ फ्लर्ट कर रही थी, और वो जानती थी कि ख्याल खतरनाक हो सकते हैं, कभी कभी कामों से भी ज्यादा खतरनाक। जब उसे एहसास हुआ कि सुलिवन अब भी चुप है, तो मेरेडिथ सावधानी से उठी और बाथरूम में चली गई। उसने दरवाजा बंद किया, उससे टिक गई, और आखिरकार आंसुओं को बहने दिया। ये आंसू ग्राहम के लिए नहीं थे, न ही सोलिवन के लिए। ये आंसू खुद के लिए थे, उस औरत के लिए जो सोमवार की सुबह की सिलवटों वाली चादरों
और वयस्क जीवन की जिम्मेदारियों के बीच कहीं खो गई थी। उस जवान लड़की के लिए जो कभी नैपकिन पर कविताएं लिखती थी और अब मुश्किल से अपने हफ्ते का शेड्यूल लिख पाती थी। उस अपराध बोध के लिए जो उसे फिर से देखे जाने, चाहे जाने, एक माँ या पत्नी के अलावा एक औरत के रूप में याद किए जाने की चाहत के लिए महसूस हो रहा था। उसने आईने में खुद को देखा। वो बेशक उम्र दराज हो गई थी। आंखों के कोनों पर झुर्रियां, काले घेरे जो कभी पूरी तरह से नहीं जाते थे, एक शरीर जो पहले की तरह जवाब नहीं देता था, लेकिन वहां अब भी कुछ था। एक चिंगारी, अच्छा बनने की, सभ्य रहने की, अतीत के एक साये के लिए सब कुछ तबाह न करने की इच्छा। उसने आंसू पोंछे, एक गहरी सांस ली और बेडरूम में वापस आ गई। सुलिवन अब भी खिड़की के पास खड़ा था, बिना कुछ कहे। वो उसे गले लगाना चाहती थी, माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसका एक हिस्सा ये भी जानता था कि यह सही समय नहीं है, कि खोखले शब्द कुछ भी ठीक नहीं करेंगे। सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती हूं कहना काफी नहीं था, जब उसने उस प्यार को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। इसलिए बिना कुछ और कहे वो बिस्तर पर लेट गई, उसकी तरफ पीठ करके। उन दोनों के बीच की दूरी एक खाई जैसी महसूस हो रही थी, और जब वो कमरे के अंधेरे को घूर रही थी, तो वो बस यही सोच सकती थी कि क्या सब कुछ बिखरने से पहले इस कहानी को फिर से जोड़ने का वक़्त अभी भी बाकी है। सुलिवन उस रात सोया नहीं। वो बहुत देर तक खिड़की के पास स्थिर खड़ा रहा, हाथ बांधे, आंखें आंगन के अंधेरे में खोई हुई थीं। हर विचार एक बाढ़ की तरह था, जो बिना बुलाए उसके दिमाग में घुस रहा था। उसे जलन महसूस नहीं हो रही थी। ये कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा दर्दनाक था। ये वो एहसास था कि जिस औरत के साथ उसने अपनी जिंदगी, घर के सपने, बेटियों की परवरिश साझा की थी, उसने एक दरार खोल दी है, और उस दरार से वो सब कुछ अंदर आ रहा था जिसका सामना करने के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो वापस आराम कुर्सी पर बैठ गया। उसने मेरेडिथ को देखा, जो पीठ फेरे चुपचाप लेटी थी। वो सोती हुई लग रही थी, लेकिन वो जानता था कि वो सो नहीं रही है। उसके शरीर का तनाव, भले ही वो स्थिर थी, बता रहा था कि वो भी अपनी अंदरूनी लड़ाई लड़ रही है। शायद यही सबसे मुश्किल हिस्सा था। यहां कोई खलनायक नहीं था, धोखे का कोई खुला काम नहीं था, लेकिन दूरी थी, एक खामोश बिखराव, जैसे कोई दरार जो दीवार के पीछे शुरू होती है और सतह पर तभी दिखती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। उन मिनटों के दौरान, जो घंटों की तरह महसूस हो रहे थे, सुलिवन ने उन सब चीजों के बारे में सोचा जो उन्होंने मिलकर बनाई थीं। उसे वो दिन याद आया जब वो मरीना के छोटे से घाट पर घुटनों के बल बैठा था। सूरज उसके पीछे डूब रहा था, और उसने मेरेडिथ को शादी के लिए प्रपोज किया था। उसे याद आया कि वे अपनी पहली प्रेगनेंसी के बारे में जानकर कितने हैरान हुए थे, और जब उन्होंने पहली बार बच्चे के दिल की धड़कन सुनी तो वे कितने खुश थे। उसे बच्चे को गोद में लिए बिना सोई रातें याद आईं, रविवार की सुबह के नाश्ते, वो दिन जब उनके पास लगभग कोई पैसा नहीं था, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के साथ थे, और वही काफी लगता था। और अब उसे यकीन नहीं था कि उनके पास क्या है। इसलिए नहीं कि मेरेडिथ ने कुछ ऐसा किया था जिसे माफ नहीं किया जा सकता, बल्कि इसलिए कि उसने किसी दूसरे आदमी को उस जगह पर कब्जा करने दिया जो सिर्फ उन दोनों के लिए थी। और इसने सब कुछ बदल दिया, भरोसा, सम्मान, और यहां तक कि उसके पति के रूप में उसकी पहचान भी। सुलिवन स्वभाव से शांत था, लेकिन उसके सिद्धांत भी मजबूत थे, और उसके अंदर एक साफ सीमा थी, एक रेखा जिसे एक बार पार करने के बाद वापस लौटना मुमकिन नहीं था। वो हमेशा मानता था कि प्यार एक रोज का चुनाव है, कि वफादारी
सिर्फ शारीरिक रूप से धोखा न देने के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे की भावनात्मक रूप से रक्षा करने के बारे में है। और वहीं उस पल उसे असुरक्षित महसूस हो रहा था। जब सुबह की रोशनी आसमान में रंग भरने लगी, नारंगी रंगों में क्षितिज को रंगते हुए, वो चुपचाप उठा और नीचे किचन में चला गया। उसने पानी उबाला, कॉफी बनाई, ब्रेड के 2 स्लाइस काटे और उन पर मक्खन लगाया। सब कुछ अपने आप। इसलिए नहीं कि उसे भूख लगी थी। ये एक दिनचर्या थी, किसी चीज पर नियंत्रण बनाए रखने का एक तरीका। जब बाकी सब कुछ बेतरतीब लग रहा था, मेरेडिथ थोड़ी देर बाद आई, अब भी पजामे में। उसकी आंखें लाल और थकी हुई थीं। वो धीरे धीरे अंदर आई, जैसे किसी अनिश्चित जमीन पर कदम रख रही हो। सुलिवन ने बिना कुछ कहे उसके सामने एक मग रखा। उसने धीरे से धन्यवाद कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक भारी सांस लेते हुए सुलिवन बोला। वो चिल्लाया नहीं, या उंगली नहीं उठाई, या तमाशा नहीं किया, लेकिन वो एक ऐसे इंसान की दृढ़ता के साथ बोला जो ठीक 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 जानता था कि उसे क्या चाहिए और वो क्या स्वीकार नहीं करेगा। उसने कहा कि वो किसी के अतीत के खिलाफ जगह के लिए लड़ने वाला नहीं है। वो ध्यान या वफादारी की भीख मांगने वालों में से नहीं था। अगर वो ग्राहम के साथ संपर्क में रहना चाहती है, अगर वो अब भी उसके लिए कुछ महसूस करती है, तो उसे पूरी तरह से आगे बढ़ने की हिम्मत दिखानी चाहिए, लेकिन उसे और उनकी बेटियों को उस गड्ढे में घसीटे बिना। मेरेडिथ ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, उसे इंतजार करने के लिए कहा, और वो बोलता रहा। उसने कहा कि उसे अब और अंदाजे नहीं चाहिए, उसे काम चाहिए। इसीलिए उसने अपने पत्ते मेज पर रख दिए। अगर वो इस शादी में रहना चाहती है, तो शर्तें हैं हुई कौन ही ये हैं। इसीलिए नहीं कि वो उसे नियंत्रित करना चाहता है, बल्कि इसलिए कि जो उसने खतरे में डाला है, उसे फिर से बनाने की कोशिश करने के लिए ये न्यूनतम जरूरत है। उसने कहा कि उसे ग्राहम से सारे रिश्ते खत्म करने होंगे। कोई मैसेज, ईमेल, लंच, नजरें या बहाने नहीं, कुछ भी नहीं। उसे अपने फोन पर जीपीएस चालू करना होगा। इसीलिए नहीं कि वो बेवजह शक कर रहा है, बल्कि पारदर्शिता के लिए। उसे अकेले थेरेपी शुरू करनी होगी, ताकि वो ये समझ सके कि वो किसी बंद अध्याय से जुड़े इंसान के सामने इतनी कमजोर क्यों महसूस करती है। और इसके अलावा दोनों को साथ में थेरेपी लेनी होगी, ताकि वे एक दूसरे के पास वापस आने का रास्ता खोज सकें। और सबसे बढ़कर उसे सेलेस्ट से दूरी बनानी होगी, वो दोस्त जिसके बारे में उसने साफ कहा, जो एक हमदर्द होने का नाटक करते हुए आग में घी डाल रही थी। मेरेडिथ चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसकी उंगलियां गर्म मग को ऐसे पकड़े हुए थीं, जैसे वही एक चीज हो जो उसे वर्तमान में रोके हुए है। जब उसने बात खत्म की, तो कोई तमाशा नहीं हुआ, कोई चीख पुकार नहीं, कोई नाटकीय आंसू नहीं, बस एक भारी खामोशी। उस तरह की खामोशी जो तब होती है जब किसी को एहसास होता है कि वो एक आखिरी मौके का सामना कर रहा है। सुलिवन मेज से उठा। उसने अपनी बेटियों के बैग उठाए, उनके लंच तैयार किए, उनकी जैकेटें इकट्ठी की और सब कुछ सोफे के पास रख दिया, ताकि उन्हें स्कूल ले जा सके। उसने ये गुस्से में नहीं किया, उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो हमेशा से ऐसा ही था। एक कर्मठ आदमी, एक जिम्मेदार पिता, एक पति जो चोट खाने के बावजूद भी खुद को जिम्मेदार महसूस करता था। जाने से पहले वो दरवाजे पर रुका और बस इतना कहा, ध्यान से सोचो कि तुम क्या चाहती हो, मेरेडिथ। क्योंकि तुम अतीत में एक पैर और वर्तमान में दूसरा पैर रखकर नहीं चल सकती। आखिरकार तुम दोनों के बीच की खाई में गिर जाओगी। और फिर वो चला गया। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, दर्द था, लेकिन एक ऐसा दर्द जिसे
भले ही वो गहरा था, गरिमा के साथ संभाला गया था, और इसने मेरेडिथ के लिए सब कुछ और भी मुश्किल बना दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो कोई धमकी नहीं दे रहा है। वो उसे एक विकल्प दे रहा था, और फैसला करने का समय अंतहीन नहीं था। सुलिवन और लड़कियों के जाने के बाद मेरेडिथ उस किचन में बहुत देर तक अकेली रही। उसके सामने रखा मग अब ठंडा हो चुका था, कॉफी भूली जा चुकी थी, और उसके चारों ओर की खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा शोर कर रही थी। वो भावनात्मक रूप से थक चुकी थी, जैसे वो बिना कहीं पहुंचे मीलों तक दौड़ी हो। लेकिन उस खालीपन में जो अब घर को भर रहा था, उसे वो रास्ता ज्यादा साफ दिखाई देने लगा जो उसे इस मोड़ पर ले आया था। और अनिवार्य रूप से जो नाम उसके दिमाग में गूंज रहा था, वो था सेलेस्ट का। सेलेस्ट कोई आम दोस्त नहीं थी। वो उन लोगों में से थी जो किसी कमरे में दाखिल होती तो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती। हमेशा स्टाइलिश, हाजिरा जवाब, जंगली कहानियों और मजबूत विचारों से भरी हुई। एक ऐसी महिला जो बिना किसी बंधन के जीने पर गर्व करती थी। कोई बच्चे नहीं, कोई पति नहीं, कोई नियम नहीं। सेलेस्ट के लिए आजादी ही एकमात्र धर्म था, और यही वो चीज थी जिसने मेरेडिथ को इतने लंबे समय तक आकर्षित किया था। किसी तरह उसने सेलेस्ट में वो सब कुछ देखा जो वो नहीं थी, और शायद वो सब कुछ जिसे वो सिर्फ एक पल के लिए अनुभव करना चाहती थी। वे काम पर एक मीटिंग के दौरान मिली थी। सेलेस्ट क्रिएटिव डिपार्टमेंट में नई थी, और अपने पहले ही दिन उसने अपने तेज मजाक से सबको हंसा दिया था। लेकिन उनकी तीसरी मुलाकात में, काम के बाद वाइन पीते हुए, असली जुड़ाव हुआ। सेलेस्ट मजेदार थी, लेकिन चुंबकीय भी थी। वो सुनना जानती थी, फिर भी बातों को उन दिलचस्प जगहों पर ले जाना जानती थी जो मेरेडिथ के दिमाग को उत्सुक करती थी। उस खास रात, जो अब उसके दिमाग में एक असहज फिल्म की तरह चल रही थी, सेलेस्ट ने एक उकसावे वाली बात कही जो उस समय एक मजाक की तरह लगी थी। क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने सालों तक एक ही आदमी के साथ रहने के बाद किसी दूसरे के साथ होना कैसा लगेगा? मेरेडिथ अजीब तरह से हंसी थी और ना कह दिया था। लेकिन सेलेस्ट ने बात नहीं छोड़ी। उसने खुले रिश्तों के बारे में बात की, आधुनिक जोड़ों के बारे में जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी दूसरे कनेक्शन तलाशते हैं। उसने कहा कि जलन सिर्फ एक सामाजिक बनावट है, और ये कि एक निष्ठता कभी-कभी एक जेल होती है। मेरेडिथ ने सम्मान, वफादारी, परिवार के तर्कों से उसका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन सेलेस्ट ने एक सूक्ष्म मुस्कान के साथ बस इतना कहा, भावनात्मक वफादारी तुम्हारी सोच से ज्यादा नाजुक होती है। सब कुछ बिखरने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत होती है। उस समय मेरेडिथ एक अजीब बेचैनी और आकर्षण के मिश्रण के साथ घर गई थी। बेशक उसने इसमें से कुछ भी सुलिवन को नहीं बताया, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि वे शब्द एक बीज की तरह उससे चिपक गए थे। छोटे, शांत, लेकिन जिंदा। और बीजों की दिक्कत ये होती है कि एक बार बो दिए जाएं और उन्हें अनजाने में भी पानी मिल जाए तो वो उग ही आते हैं। और मेरेडिथ ने उस बीज को पानी दिया था, क्योंकि जब ग्राहम दोबारा सामने आया तो ऐसा लगा मानो सेलेस्ट की कही बातें एक जीती जागती शक्ल लेकर सामने आ गई हों। वो उसकी तरफ भागी नहीं, उसने खुलकर फ्लर्ट नहीं किया, लेकिन उसने खुद को कुछ महसूस करने की इजाजत दी। एक उत्सुकता, पुरानी यादें, और फिर से सिर्फ एक पत्नी या मां नहीं, बल्कि एक औरत के तौर पर देखे जाने का वो खतरनाक एहसास। और इससे पहले कि वो समझ पाती, वो एक खामोश, जज्बाती खेल में उलझ गई थी, जो भले ही जिस्मानी नहीं हुआ था, लेकिन सुलिवन के 7 सालों में बनाए गए उसके रिश्ते को धीरे धीरे खोखला कर रहा था।
वहां अकेले बैठे हुए मेरेडिथ ने आखिरकार वो सच स्वीकार कर लिया जिसे वो अब तक देखने से इनकार कर रही थी। सेलेस्ट उसकी सच्ची दोस्त नहीं थी। वो एक बुरे असर की तरह थी, एक ऐसी मौजूदगी जो तब सामने आती है जब आप कमजोर होते हैं और आपको खुद को ढूंढने में मदद करने के बजाय बर्बादी के और करीब धकेल देती है। और सबसे बुरी बात, वो यह सब बड़े आकर्षण, चतुराई और आजादी के एक झूठे पैगाम के साथ करती थी, जो असल में उसकी अपनी ही अंदरूनी खोखल को सही ठहराने का एक तरीका था। उसे कुछ ही दिन पहले हुई एक और बातचीत याद आई, जब सेलेस्ट ने कहा था कि शादी एक पुराना कॉन्सेप्ट है, कि किसी को भी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं बितानी चाहिए, कि मर्द धोखा देते हैं क्योंकि वो दे सकते हैं, और औरतें तब धोखा देती हैं जब उन्हें भावनात्मक रूप से नजरअंदाज किया जाता है, और यह ज्यादा जायज है। मेरेडिथ, तुम सिर्फ एक मां और पत्नी बनकर जीने के लिए नहीं बनी हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो, उसने कहा था। और मेरेडिथ को वाइन का एक और गिलास थमाकर आंख मारी थी। मेरेडिथ असहज महसूस करते हुए मुस्कुरा दी थी, अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब उस पल को याद करते हुए उसे शर्म महसूस हुई, क्योंकि उसने उन ख्यालों को अपने अंदर जड़ पकड़ने दिया था, जैसे कि वो किसी ऐसे इंसान के लिए एक सही रास्ता हो जो सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थक गया हो, किसी गंभीर संकट में ना हो। लेकिन अब संकट असली था, और मेरेडिथ जानती थी कि वो हर चीज के लिए सेलेस्ट को दोष नहीं दे सकती। वो खुद थी जिसने उस दोस्ती को बढ़ने दिया, जिसने उसकी बातें सुनी, जिसने आजादी के उस बिगड़े हुए रूप को स्वीकार किया। इसीलिए अपराध बोध की चुभन इतनी गहरी थी। यह सिर्फ उसके किए गए काम के बारे में नहीं था, बल्कि उन चीजों के बारे में था जिनकी उसने इजाजत दी थी, अपने ही सिद्धांतों के साथ किए गए वो छोटे छोटे रोजाना के धोखे। धड़कते दिल के साथ मेरेडिथ ने अपना फोन उठाया। उसने व्हाट्सएप खोला और धीरे धीरे टाइप करना शुरू किया। सेलेस्ट, हमें बात करनी है। लेकिन कुछ पल स्क्रीन को घूरने के बाद उसने मैसेज डिलीट कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली, फिर फैसला किया कि बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कोई भी सफाई उस बिगाड़ को ठीक नहीं कर सकती थी जिसे उसने खुद बढ़ावा दिया था। उसने अपने कॉन्टैक्ट्स खोले, सेलेस्ट के नाम पर क्लिक किया और उसे ब्लॉक कर दिया। स्क्रीन एक पल के लिए झपकी। हो गया वो शांत फैसला, जिसमें कोई आतिशबाजी नहीं थी, कोई नाटकीय घोषणा नहीं थी। उस दिन मेरेडिथ के उठाए गए सबसे अहम कदमों में से एक था। यह पहला घाव था, एक ऐसी औरत का पहला कदम जो काफी समय बाद बाहरी सलाह नहीं सुन रही थी, बल्कि यह सुनने की कोशिश कर रही थी कि उसका अपना दिल क्या कह रहा है। और उसी पल उसने यह मानना शुरू कर दिया कि अगर सुलिवन के साथ जो कुछ भी था, उसके लिए बचने की कोई गुंजाइश बाकी थी, तो उसकी शुरुआत उसी से होनी थी, उस औरत से जो अभी भी वहीं थी, सारी उलझनों के नीचे दबी हुई। वो औरत जो चोट खाई और डरी होने के बावजूद अभी भी लड़ना चाहती थी। उस रात बेडरूम की खामोशी पहले जैसी नहीं थी। यह पिछली रात की तनावपूर्ण खामोशी नहीं थी, जो चिंता, डर और निराशा से भरी थी। यह एक भारी खामोशी थी, लेकिन अलग, मानो एक सांस और दूसरी के बीच अब फिर से सब कुछ बनाने की एक मूक प्रार्थना थी। मेरेडिथ ने पूरा दिन अपने विचारों को सुलझाने में बिताया था। हर कदम, ग्राहम के साथ हुई हर बातचीत, सेलेस्ट की हर टेढ़ी मेढ़ी सलाह, और सबसे बढ़कर हाल के दिनों में किए गए अपने हर चुनाव को मन ही मन दोहराया। यादें लहरों की तरह आ रही थीं, और हर याद अपने साथ शर्म और पछतावे की एक चुभन लाती थी, लेकिन साथ ही एक स्पष्टता की चिंगारी भी। बहुत समय बाद
वो खुद को अपनी नजरों से देखना शुरू कर रही थी, किसी और की निगाहों से नहीं। उसने घंटों सुलिवन के घर आने का इंतजार किया। लिविंग रूम की घड़ी की आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज थी, जैसे वो किसी अहम फैसले पर वक्त की गिनती कर रही हो। जब उसने आखिरकार दरवाजे में चाबी की आवाज सुनी, तो उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो लड़कियों के बैग उठाए अंदर आया, थका हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी। वो हॉल में उसके पास से एक हल्की सी गर्दन हिलाकर गुजरा और बेडरूम में चला गया। वो ठंडा नहीं था, वो सावधान था। वो जानता था कि उस पल कोई भी जल्दबाजी में कहा गया शब्द गलत कदम हो सकता है। मेरेडिथ ने एक गहरी सांस ली और उसके पीछे गई। इसीलिए नहीं कि उसने कोई भाषण तैयार किया था या उसे पता था कि क्या कहना है, बल्कि इसलिए कि वो अब खामोशी को अपनी तरफ से बोलने नहीं दे सकती थी। उसने चुपचाप बेडरूम में कदम रखा। सुलिवन बिस्तर के किनारे पर बैठा अपने जूते उतार रहा था। वो उसके करीब गई, फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और आंखों में आंसू लिए सिर्फ इतना कहा, मैं यहां हूं, इसलिए नहीं कि तुमने मुझसे कहा, बल्कि इसलिए कि मैं यहां होना चाहती हूं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस उसे देखा, लेकिन ये एक ऐसी नजर थी जो न तो बायकार करती है और न ही आरोप लगाती है। एक ऐसी नजर जो सुनती है। फिर वो बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी ज्यादा गिड़गिड़ाहट के बोलती रही। उसने बताया कि उसने ग्राहम को हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, कि उसे अब और कोई बातचीत, कोई सफाई या कोई नरम रोमांटिक अलविदा नहीं चाहिए। उसने कहा कि वो अतीत था और उसने उसे एक खिड़की की तरह पीछे मुड़कर देखने की गलती की, लेकिन असल में वो एक आईना था और उसमें उसे अपना वो रूप दिखा जिसे वो अब और नहीं बनना चाहती थी। उसने सेलेस्ट को अपनी जिंदगी से पूरी तरह से निकालने के फैसले के बारे में बात की, यह मानते हुए कि लंबे समय तक उसने ऐसी सलाह में सुकून ढूंढा जिसने उसे उस औरत से और दूर कर दिया जो वो सुलिवन के साथ बनी थी। लेकिन उस बातचीत का सबसे मजबूत पल उसकी सफाइयों से नहीं आया। यह उस खामोशी से आया जो उसने यह स्वीकार करने से पहले रखी, कांपती हुई आवाज में, कि उसके पास जो महसूस हुआ उसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इसीलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वो सच में समझ नहीं पा रही थी। और यही सबसे बुरी तरह की गलती थी, एक जो दिमाग के अंधेरे कोनों में, रोजमर्रा की थकान में, सावधानी में एक चूक से पैदा होती है। एक ऐसी गलती जिसका इल्जाम आप किसी और पर नहीं, बल्कि अपनी ही कमजोरी पर डाल सकते हैं। उसने पहली बार बिना किसी गुरूर के, बिना किसी बचाव के खुद को कमजोर होने दिया। उस इंसान की विनम्रता के साथ जो जानता है कि उसने बहुत बड़ी, बहुत गहरी गड़बड़ की है और शायद इसे कभी पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी वो कोशिश करना चाहती थी, वो लड़ना चाहती थी। इसीलिए नहीं कि उसे अपना परिवार खोने का डर था, बल्कि इसलिए कि उसने दर्दनाक रूप से उस चीज की कीमत फिर से खोजी थी जिसे वो लगभग फेंक चुकी थी। सुलिवन कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखें मेरेडिथ पर थीं, लेकिन साथ ही कहीं दूर भी, जैसे वो खुद को सुन रहा हो। अंदर से वो टूट चुका था, क्योंकि मेरेडिथ को न केवल गलती, बल्कि उसके पीछे की उलझन को कबूल करते हुए सुनना उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि कर रहा था। वो लगभग हमेशा के लिए उसके हाथ से फिसल गई थी, लेकिन साथ ही ऐसा भी लगा जैसे वो उसी पल वापस लौट रही थी। घायल, हाँ, पछतावे से भरी, हाँ, लेकिन लौट रही थी। वो धीरे से आगे झुका और उसे फर्श से उठने में मदद की। उसने उसे अपने बगल में बैठने के लिए कहा। उनके बीच की खामोशी पहली बार सुकून देने वाली लगी।
इसलिए नहीं कि उनकी समस्याएं गायब हो गई थीं, बल्कि इसलिए कि अब एक असली बातचीत के लिए जगह थी। उसने कोई वादा नहीं किया। उसने यह नहीं कहा कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं था। दर्द अभी भी ताजा था और उसका भरोसा अभी भी टूटने वाले कांच की तरह नाजुक महसूस हो रहा था। लेकिन उसने उसे देखा और कुछ ऐसा कहा जिसकी उसे इतनी जल्दी सुनने की उम्मीद नहीं थी। मैंने हार नहीं मानी है, लेकिन अब तुम्हें मुझे दिखाना होगा कि तुम भी हार नहीं मानोगी। राहत की एक लहर उसके ऊपर से गुजर गई। इसीलिए नहीं कि इसका मतलब तत्काल माफी थी, बल्कि इसलिए कि इसका मतलब था कि अभी भी एक मौका था। पुल अभी टूटा नहीं था। वे दोनों अभी भी खड़े थे, भले ही विपरीत किनारों पर, एक दूसरे को देख रहे थे और फिर से बनाने को तैयार थे। उस रात वे एक ही बिस्तर पर सोए, पागलों की तरह, प्यार करने वाले जोड़े की तरह नहीं, यह दिखावा करते हुए नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि उन दो लोगों की तरह जो एक भावनात्मक तबाही से बच निकले हों। उन्होंने एक दूसरे को धीरे से पकड़ रखा था, उस मलबे के बीच गर्म रहने की कोशिश कर रहे थे। वो सोने से पहले धीरे धीरे रोई और उसने बिना एक शब्द कहे बस कंबल के नीचे उसका हाथ पकड़ लिया। यह एक छोटा सा इशारा था, लेकिन किसी ऐसे इंसान के लिए जो एक खाई के किनारे पर खड़ा हो, यह एक नई शुरुआत जैसा महसूस हुआ। एक खामोश, दर्द भरी और सबसे बढ़कर मुमकिन शुरुआत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार।